हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स के फर्स्ट सेम में स्टैट्स 1 जो पेपर है, इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 2। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम लोग स्टैट्स में पहले बेसिक्स पढ़ा लेते हैं, एक बेस बना देते हैं। फिर चीज़ें आसानी से और अच्छे से समझ में आती हैं। नहीं तो फिर डिवोर की बुक पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी कुछ टर्म्स उन्होंने यूज़ तो कर दिया है। डिवोर बेसिकली बेसिक्स के बाद पढ़ाया जाता है। बेसिक्स के लिए एक अलग से कोई बुक SP गुप्ता या SC गुप्ता या JK ठुकराल ऐसी कोई बुक पहले पढ़ाई जाती थी कॉर्नर्स पे, अब वो नहीं पढ़ाते। इसलिए कुछ बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट है उतना ही बेसिक्स हम लोग आपको पढ़ाएंगे। बेसिक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ कुछ चीज़ें डिवोर की बेसिक्स में है तो वो हम लोग 3 स्टार से मार्क कर देते हैं कि वो चीज़ें आने हैं आपके पेपर में। ठीक है, जैसे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन लास्ट क्लास में मार्क किया था, दोनों प्रॉपर्टीज वो दोनों पूछी जाती है और डिवोर में है भी। तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे आज। और अगर आपको सिलेबस देखना और कैसे पढ़ना है तो इसके लिए आप देख सकते हो हाउ टू स्टडी स्टैट्स फॉर इकॉनर्स सेम 1। उस वीडियो को देख लोगे तो उसमें सिलेबस वगैरह मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में मीन हमने स्टार्ट किया था, मीन के सारे फॉर्मूलेज हो गए थे और 2 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी। आज हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे हैं। सो राइट डाउन थर्ड प्रॉपर्टी में कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन या चलो थर्ड प्रॉपर्टी कुछ और कर देते हैं। मीन इज अफेक्टेड बाय, मीन इज, उसको फोर्थ में ले लेंगे। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ स्केल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक में है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में, तो 5 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चे, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या कहलाता है और चेंज ऑफ स्केल क्या कहलाता है। चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर आपने सारे x में कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस किया है तो वो कहलाएगा चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यानी अगर x प्लस या माइनस कुछ कांस्टेंट किया है देन चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। और चेंज ऑफ स्केल क्या कहलाता है, कोई चीज़ से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, यानी x इंटू सी या फिर x बाई सी, ये कहलाता है हमारा चेंज ऑफ स्केल। क्लियर हो गया दोनों, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब हमें ये शो करना है कि मीन भी अफेक्ट होगा, यानी अगर आप कोई चीज़ प्लस करोगे तो मीन में भी प्लस करना पड़ेगा, कोई चीज़ माइनस करोगे तो मीन में भी माइनस करना पड़ेगा, किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड सब कुछ सेम करना पड़ेगा। तो लेट u इज इक्वल टू x माइनस सी, चेंज ऑफ स्केल, सॉरी चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन में आप प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने माइनस ले लिया, सेम तरीके से आप प्लस वाला भी कर सकते हो। अब देखो, समेशन u करोगे, समेशन क्या करोगे u, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस सी। और मैंने लास्ट क्लास में आपको रूल बताया था कि समेशन x से समेशन x रहता है और समेशन c क्या बन जाएगा, cn। अब आप एक काम करो ना, u का मीन निकालना है तो डिवाइड कर दो n के साथ, तभी तो मीन निकलेगा ना। मीन निकालने के लिए क्या होता है, सम बाई n करते हैं, तो डिवाइड बाय n, तो समेशन u बाई n इज इक्वल टू समेशन x बाई n माइनस सी। n एक्चुअली में सेम ही है, छोटा ही n रखो, कोई दिक्कत नहीं है। cn बाई n, n कैंसिल, दिस इज u मीन, दिस इज x मीन माइनस c। तो आपने क्या नोटिस किया कि अगर हम x में से, हर x में से माइनस c कर देंगे तो एवरेज भी c से कम हो जाएगा। मान लो सबकी एवरेज सैलरी थी 50,000 और अब सबके टैक्स में 500 कट गया, तो फिर एवरेज सैलरी जो निकालेंगे वो भी 500 लेस ही आएगा। जब सबके सैलरी में से 500 लेस किया तो एवरेज में भी 500 लेस आएगा। यही चीज़ है, सेम चीज़ आप प्लस के साथ कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखो, चेंज ऑफ स्केल का करते हैं, ये भी आ सकता है बच्चे पेपर में। u इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, तो समेशन u करेंगे तो c बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा समेशन x, डिवाइड विथ n करेंगे तो ये आ जाएगा c समेशन x बाई n, तो ये आ गया u मीन इज इक्वल टू c x मीन। सेम टू सेम रिलेशनशिप नहीं आ रहा,
अब यहाँ पर तो मैंने अलग अलग किया, अलग अलग इसलिए क्योंकि कभी कभी अलग अलग पूछ देते हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ऑन द मीन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल ऑन द मीन। तब तो अलग अलग दिखलाना पड़ेगा। अगर एक ही साथ आप दिखलाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल एक ही में काम चल जाएगा। चेंज इन origin and change in scale। तो let u is equal to x minus c by h। अब देखो जो मैंने माइनस सी किया वो हो गया चेंज ऑफ ऑरिजिन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और h से डिवाइड कर दिया वो चेंज ऑफ स्केल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग समेशन ऑफ u करेंगे तो इधर आ जाएगा समेशन ऑफ x माइनस सी बाई एच। ये h और c तो कांस्टेंट है ना बच्चे, ये वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 1/h क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है और समेशन में समेशन x माइनस सी के साथ n लग जाएगा। अब तो इतना आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो बीच में एक स्टेप कर सकते थे, समेशन को दोनों पे अप्लाई कर देते और 1/h को बाहर निकाल लेते। अब हम क्या करेंगे तो डिवाइड कर देंगे n के साथ n, 1/h समेशन x बाई n, ये बार बार कैपिटल n आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सी n बाई n। तो दिस इज u बार इज इक्वल टू 1/h एंड दिस इज x बार माइनस c। तो देखो तो क्या सेम रिलेशनशिप है, x माइनस सी बाई एच है तो सेम टू सेम x बार माइनस सी बाई एच। सेम टू सेम रिलेशनशिप मीन में भी देखा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इकोनोमेट्रिक्स में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, इकोनोमेट्रिक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग ये करते हैं y इज इक्वल टू कुछ अगर ऐसा रह जाए y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x तो सीधा कर देते हैं y मीन इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x मीन, सीधा यही कर देते हैं। तो वहाँ इतना शो नहीं करना पड़ता बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो कि हमने प्रूव कर दिया। नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन से भी क्वेश्चन हो सकता है, वैसे आपके टॉपिक में नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट में बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वो दे सकते हैं क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, ये लॉजिकल क्वेश्चन है और वो कहते हैं कि ये तो बच्चों को खुद ही दिमाग लगाना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो, अगर ये एक ग्रुप है ये दूसरा ग्रुप है, इसका मीन है x1 बार, इसका n है n1, इसका है x2 बार और इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n2। जब दोनों को मिलाया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया n1 प्लस n2 और मीन क्या हो गया x12 बार से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन क्या हो जाएगा x12 बार। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n, तो अगर हम मीन इंटू n करेंगे तो वो दे देगा टोटल सम। टोटल सम तो इसका टोटल सम क्या हो जाएगा n1 इंटू x1 बार और इसका टोटल सम क्या हो जाएगा n2 इंटू x2 बार। तो n1 इंटू x1 बार n2 इंटू x2 बार, तो दोनों का टोटल सम करेंगे तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार हो गया टोटल सम। तो टोटल सम आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला नहीं बन गया x12 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। ये आ गया कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला 2 के लिए ये है, 10 के लिए भी सेम तरीके से चलेगा। मतलब अगर 3 आ जाता है तो वो रिप्रेजेंट होगा x123 बार, ये हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3। 4 होगा तो उसी तरीके से बन जाएगा, वैसे 2 में जो कर सकता है वो कितने में भी कर सकता है। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, तो क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, कुछ चीज़ें दी होंगी और कोई एक चीज़ अननोन होगा, वो हमें निकालना होगा। तो फॉर्मूला पता है तो आप वैल्यूज पुट करके तो निकाल लोगे,
लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं इसके ऊपर, वो थोड़ा अलग होता है। सपोज एवरेज मार्क्स अटेंड by girls in a class is 92% and by boys is 89%। मतलब गर्ल्स का एवरेज मार्क्स निकाला, बॉयज का एवरेज मार्क्स निकाला। गर्ल्स का अगर 92% आ गया, बॉयज का 89% आ गया। एंड इफ एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इज 90%, क्लास का एवरेज मार्क्स जो है वो 90% गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इन दी क्लास। ये कौन सा परसेंटेज बता रहे हैं? ये तो मार्क्स का है, 89 मार्क्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, 92 छोड़ो 89% छोड़ो, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जा रहे हो। 92, 89 और 90 एवरेज मार्क्स जो है वो गर्ल्स का 92। अब कितने गर्ल्स है ये नहीं पता है, कितने बॉयज हैं ये भी नहीं पता है, 30% गर्ल्स है या फिर 80% गर्ल्स है ये नहीं पता है। तो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स गया है 92, बॉयज़ का गया है 89 और पूरे क्लास का गया है 90। अब आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास निकालना है कि कितने कितने बच्चे हैं। अब दो दो चीज़ अननोन है, ध्यान से देखो। तो ये ले लो आप बॉयज़ का और ये ले लो गर्ल्स का। तो बॉयज़ का N1 नहीं पता, लेकिन X1 बार तो पता है। बॉयज़ का कितना है 89। गर्ल्स का N2 नहीं पता, लेकिन X2 बार पता है 92। और कंबाइन में इन दोनों का मिला करके वो भी हमें पता है कितना, कंबाइंड मीन कितना है 90। अब आपको N1 और N2 निकालना है। तो ध्यान से देखो, दो दो चीजें अननोन है, कोई घबराने वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। जहां पे आप फंसते हो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाना, सॉल्व हो जाता है। आपको पता है कि फॉर्मूला होता है x12 बार का N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन में N1 प्लस N2। अब x12 बार की जगह 90 डालोगे, N1 तो नहीं पता है, रहने दो। x1 बार इज 89, N2 तो नहीं पता है, x2 बार इज 92 और नीचे क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 N1 प्लस 90 N2 इज इक्वल टू 89 N1 प्लस 92 N2। अब बच्चे यहीं पे रुक जाते कि अरे दो दो अननोन है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, N2 को उधर लेते जाओ, N1 को इधर लेते जाओ। तो 90 में से 89 जाएगा, एक N1 बचेगा, और 92 में से 90 जाएगा तो 2 N2 बचेगा, यानी N1 इज इक्वल टू 2 N2। अब परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो N1 बाई टोटल नंबर इनटू क्या 100। अब यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। N1 को N1 रहने देना है और N2 की जगह पे क्या डाल देना है, या N1 की जगह पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो N1 की जगह पे आप डाल सकते हो 2 N2, नीचे में आ जाएगा 2 N2 प्लस N2 इंटू 100। ये आ जाएगा 2 N2, नीचे में आ जाएगा 3 N2 इंटू 100। N2 N2 कैंसिल, ये कितना आ गया 200/3 कितना हो गया 66.67%। यानी 66.67% जो है वो बॉयज़ हैं और गर्ल्स जो 100 में से माइनस कर दो वो बच गया। ठीक है, 33.33% क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा अलग होता है, बाकी के क्वेश्चंस तो इजी होते हैं। कंबाइंड मीन दिया होगा, एक मीन दिया होगा, दोनों का एन दिया होगा, अब दूसरा कंबाइंड, अब दूसरा मीन निकालना है, निकाल सकते हो। एक एन दिया होगा, दूसरा एन निकालना है, वो भी निकाल सकते हो। वो सब सिंपल होते हैं, सिर्फ एक यही हल्का सा ट्रिकी होता है, तो ये मैंने आपको करा दिया।
तो कंबाइंड मीन का क्वेश्चन में कंबाइंड मीन लिखा नहीं होता है, लैंग्वेज से आपको पहचानना होता है कि कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी है इनकी, प्रॉपर्टी नंबर 5, करेक्शन ऑफ मीन। ये तो बच्चे रहता ही रहता है, करेक्शन ऑफ मीन। ये एक क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो। क्वेश्चन देखो, लेट एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 65। लेटर ऑन, बाद में पता चला, लेटर ऑन it was discovered that 45 and 52 were wrongly written as 54 and 25। भाई ऑपरेटर से हो सकता है कि गलती हो गई होगी, डिजिट इधर का उधर हो गया होगा, तो बस 2 ही वैल्यू गलत है 20 ऑब्जर्वेशन से। फाइंड दी करेक्ट मीन। बाकी के ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता है, सिर्फ कौन कौन सी वैल्यूज गलत है ये पता है, सारे 20 ऑब्जर्वेशन नहीं पता है। इतना ही डेटा हमें दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, ओल्ड मीन इज इक्वल टू ओल्ड समेशन एक्स बाय ओल्ड एन। ओल्ड ओल्ड इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम जो भी वैल्यूज पुट करेंगे और कुछ जो आएगा वो भी पुरानी वाली वैल्यू होगी बिफोर करेक्शन। ओल्ड एक्स मीन इज हाउ मच, 65। ओल्ड समेशन एक्स नहीं पता है, ओल्ड एन कितना है 20, तो इससे ओल्ड समेशन एक्स तो निकल गया ना, कितना 65 इंटू 20 कितना हो गया 130। 65 इंटू 20 कितना हो गया 130। अब रॉन्ग डेटा कौन कौन सा है बताओ जल्दी। रॉन्ग डेटा है, यस, डिस्कवर दैट वेयर रॉन्गली रिटेन एज, रॉन्ग डेटा 54 एंड 25 है, रॉन्ग डेटा 54 एंड 25 है, और करेक्ट डेटा क्या है, करेक्ट डेटा क्या है 45, पेन को क्या हो जाता है यार, 45 एंड 52। तो ये जो दोनों वैल्यूज है रॉन्ग डेटा 54 एंड 25, ये बता सकते हो कहाँ होगा, इसी 130 में होगा। जो 20 ऑब्जर्वेशन का सम करके 130 आया होगा उसी में 54 भी ऐड हुआ होगा, 25 भी ऐड हुआ होगा। तो हम न्यू समेशन एक्स निकाल सकते हैं ना, जो ओल्ड समेशन एक्स है उसमें से निकाल देंगे 54 और 25 और उस जगह पे ऐड कर देंगे 45 प्लस 52। निकालो तो जरा कितना हो रहा है, मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। जब कैलकुलेटर अलाउड है तो हम अपने दिमाग को क्यों जोर डाले बताओ। 130 माइनस 54 माइनस 25 प्लस 45 प्लस 52 इज इक्वल टू 148। तो न्यू मीन भी आ जाएगा, न्यू मीन आ जाएगा 148। और क्या कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में चेंज हुआ है, नहीं, 20 था तो अभी भी 20 क्योंकि रिप्लेस हुआ है। देखो डिलीट नहीं हुआ है कोई डेटा, अगर किसी डेटा को रिमूव करेंगे तो एन भी कम हो जाएगा, अगर कोई डेटा ऐड ऑन करेंगे तो एन भी बढ़ जाएगा। तो इन 3 सिचुएशन का ध्यान रखना कि एन बढ़ रहा है या एन कम हो रहा है या एन सेम है। अभी तो सेम है, तो 274 7.4 आ गया हमारा मीन। ये सही है क्या, 65 इंटू 20, अरे यार ये 1300 होगा, तभी तो मुझे लगा। एक मिनट रुक जाओ, करेक्शन करने दो, इतना कम कैसे हो गया मीन, रुक जाओ। 1300 माइनस 54 माइनस 25 प्लस 45 प्लस 52 इज इक्वल टू 1318। अब इसको लगे हाँ तो डिवाइड भी कर दो, डिवाइड कर दो किससे 20 से, ये आ गया 65.9।
तो ये मेथड आप याद रखें, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में जब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे करेक्शन का, तो वहाँ भी कुछ इसी टाइप का चलेगा। तो ये थी सारी 5 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, और ये आपको अच्छे से कर लेना है। चाहे आप मीन का फॉर्मूला याद करो या ना करो चलेगा, लेकिन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। तो एवरेजेस में 3 एवरेजेस में पढ़ने हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसमें से मीन तो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मीडियन पे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन। ये एवरेज में सेकंड एवरेज है, मीडियन लिख देते हैं ताकि आपको टॉपिक में कंफ्यूजन ना हो। सेकंड एवरेज, मीडियन को रिप्रेजेंट करेंगे एम ई से। इसको भी बच्चे, मीडियन जो है वो पोजीशन वाइज मिडिल वैल्यू होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक डेटा है, तो जो एग्जैक्टली बीच में है वो हमारा मीडियन होता है। तो मीडियन इज पोजीशन वाइज मिडिल वैल्यू। इसको भी 3 टाइप के सीरीज में पढ़ना है हमें। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल में। किसमें पढ़ेंगे? इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में बच्चे मीडियन कैसे निकालते हैं ये आपने पढ़ा होगा मीडियन जूनियर क्लासेस में। ऑड और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में किस तरीके से निकालते हैं, तो वही केस हम लोग देखेंगे। व्हेन n इज ऑड, मीडियन के लिए या किसी भी पोजीशन वैल्यूज के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि डेटा हमारा किस फॉर्म में अरेंज्ड हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो। लाइक x अगर हमने दे दिया 1 3 5 9 10 2 और एक दे दिया 12, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो x में आ जाएगा 1 2 3 5 9 10 12। उसके बाद से फर्स्ट को लास्ट के साथ काटो, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ कट करो। इसको कट किया तो बीच में बचा 5, मीडियन इज 5। लेकिन अब ये बच्चों वाला तरीका अब हमें नहीं करना, क्योंकि मान लो अगर 10,000 डेटा होगा तो क्या आप यही कटिंग ही करते रह जाओगे? तब तो महीना लग जाएगा मीडियन को ढूंढने में। तो तरीका ये होता है कि यहाँ पर n है 7, अगर आप गौर से देखो, और आ रहा है मीडियन कौन सा? 4th पोजीशन। तो 4th पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? तो मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th टर्म। तो बस यही फॉर्मूला हो गया। कब? व्हेन n इज ऑड। व्हेन n इज ऑड तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। व्हेन n इज इवन, अगर इवन होगा तब मीडियन कैसे निकलेगा? मान लो एक टर्म हटा देते हैं ना, 1 2 3 5 9 10, ये इवन है। इवन में अगर आप कैंसिल करते हो तो 1 को 10 के साथ, 2 को 9 के साथ बचते हैं, तो 2 बचते हैं, और कैंसिल करते हो तो कुछ नहीं बचता है। तब हम इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे, यानी 3 + 5/2। तो एक्चुअली में हमने 3rd टर्म और 4th टर्म का एवरेज निकाला व्हेन n इज 6। तो एक फॉर्मूला बनता है n इज 6, तो 3rd टर्म यानी n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और बाई 2, ये तब लगाएंगे व्हेन n इज इवन। और मैंने आपको कहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा उसको एक बॉक्स में करके और उसको फिर येलो से हम लोग शेड कर लेंगे, ताकि ज़्यादा हमें भटकना ना पड़े, कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, टाइम बचाना है, वो हम डिसाइड कर पाए। ये दोनों फॉर्मूला मीडियन का याद हो गया आपको। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रीट में। इजी था, सबको आता है ये। मीडियन इन डिस्क्रीट, मान लो हमारा x है और f है। x जो है वो है, सपोज करो 2 3 4 6, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये है 6 टाइम्स। अब मीडियन निकालना है, तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको याद होगा, तो CF। CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 3 लिखेंगे, 3 + 4 7 लिखेंगे, 7 5 12 लिख लेंगे और 12 6 18 लिख लेंगे। ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, ध्यान से सुनो। जैसे 2 को लिखा ना, तो 2 3 बार आ रहा होगा, 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा होगा,
4 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा होगा, 6 टाइम्स आ रहा होगा। तो इसमें जो मिडिल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 18। भाई जो एफ का लास्ट, जो एफ का समेशन होता है वो सी एफ का लास्ट वैल्यू होता है, क्योंकि आप सबको सम करते हुए वहां तक पहुंचे हो ना, इसलिए सी एफ का जो लास्ट वैल्यू होता है वो एफ का क्या होता है, समेशन होता है। तो 18 आ गया हमारा, तो मीडियन आ जाएगा 18 प्लस 1/2th टर्म। अब आप कहोगे मैम 18 तो हमारा इवन है, तो इतना इवन और ऑड नहीं देखते, सीधा n प्लस 1/2th लगा देते, डिस्क्रीट में ज़्यादा असर नहीं पड़ता इससे। तो n प्लस 1/2th टर्म, तो देखना 19/2 कौन सा टर्म हो गया, जल्दी बताओ। 9 2 जा तो 9.5th टर्म। अब 9.5th टर्म जब आप ढूंढोगे तो शुरुआत से थर्ड टर्म तक तो हर जगह 2 है, उसके बाद से 4th 5th 6th 7th में 3 है, तो मीडियन हो गया 9.5th टर्म। तो ये आपको बता रहे थे कि शुरुआत से जो है थर्ड प्लेस तक 2 रहेगा, उसके बाद से 4th प्लेस से 7th प्लेस तक क्या रहेगा, 4th to 7th क्या रहेगा, 3 रहेगा, 7th to 12th क्या रहेगा, तो 4 रहेगा। 7 to 12 के बीच में ही 9.5 आता है, तो वो क्या हो गया, 4। तो मीडियन इज इक्वल टू आ गया 4। मीडियन इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर। तो इससे जस्ट बड़ा सी एफ हम देखते हैं। तरीका ये हो गया कि जस्ट ग्रेटर देन सी एफ, जस्ट ग्रेटर देन सी एफ वैल्यू। तो 9.5 से जस्ट बड़ा 12 है, तो 12 के सामने देखा तो x इज 4 एंड दैट इज आवर मीडियन। समझ में आ गया। तो डिस्क्रीट में मीडियन के लिए क्या करना है, सी एफ निकालना है। सी एफ निकालने के बाद फॉर्मूला लगाना है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म। वो जो भी वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ा सी एफ जो हमारे कॉलम में मिलेगा उसके सामने वाली वैल्यू x को हम लोग देखेंगे। क्लियर बच्चे। इसके बाद आ जाओ कॉन्टिन्यूस में। याद रखना है आपको, क्योंकि अभी क्वार्टाइल, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स अभी थोड़ी देर में करेंगे, तो उसमें यही सारा लॉजिक सेम टू सेम काम आएगा। तो अब हम लोग करते हैं कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में सपोज करो हमारा क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और f है 2 3 4 1 2। तो यहाँ भी बच्चे हम लोग सी एफ निकालेंगे, यहाँ भी क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। यहाँ भी हम लोग सी एफ निकालेंगे, तो सी एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, 2 3 2 5। सी एफ निकालने का तरीका पता ना, ये और फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ, तो 3 + 2 5, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12 आ गया सी एफ। कॉन्टिन्यूस में कहता है कि मीडियन क्लास पहले ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो आपको मिलने नहीं वाली, एक्स आपके पास है नहीं। क्लास दिया हुआ ना कि इतने से इतने के बीच में इतनी वैल्यूज लाई कर रही है, एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है। तो मीडियन क्लास हो जाता है n/2th क्लास। याद रखना हमने कोई +1 नहीं किया है, यहाँ +1 किया था n + 1/2th। इंडिविजुअल में भी n + 1/2th चलता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में n + 1 नहीं चलता है, सीधा n/2th। तो n इज हाउ मच, 3 2 5 4 9 1 10 to 12, 12/2 यानी कि 6th क्लास। अब देखो तो 6th डेटा किस क्लास में लाई कर रहा है, फर्स्ट और 2 इसमें आ गया, 3 4 5 यहाँ तक आ गया, 6 से 9 यहाँ तक आ गया, तो क्लास इज 20 to 30। सो मीडियन क्लास इज 20 to 30। मीडियन क्लास इज 20 to 30। अब 20 to 30 के बीच में से कौन सी एक्चुअल वैल्यू है मीडियन की, ये हमें नहीं पता है। उसके लिए बच्चे एक फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। इसी फॉर्मूले के जैसा क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स सबके फॉर्मूले इसी डिज़ाइन पे तैयार होंगे, इसलिए ध्यान दो। हर फॉर्मूले पे इसलिए ज़्यादा मतलब जोर दे करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमें अब बनाना है क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स के लिए मीडियन के बाद।
तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर मीडियन क्या हो जाएगा, L इज द लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इज 20 to 30, तो इसकी वैल्यू होगी लोअर वैल्यू 20 प्लस n/2, n/2 इज हाउ मच, 12/2 इज 6 माइनस CF हमेशा एक पहले वाले क्लास की वैल्यू होती है, मतलब इससे ऊपर, ये 5 हो गई CF की वैल्यू। याद रखना CF वैल्यू मीडियन क्लास की नहीं लेते, मीडियन क्लास के पहले जो जस्ट क्लास है उसके सामने का CF लेते हैं। तो मीडियन क्लास तो हमारा 20 to 30 है ना, मीडियन क्लास हमारा क्या है 20 to 30 है, तो उसके पहले वाला लेंगे हम लोग, तो 6 - 5, और F लेकिन उसी क्लास का लेंगे 4, F उसी क्लास का लेंगे 4, और हाइट भी उसी क्लास की लेंगे, h = 10, हाइट भी उसी क्लास की लेंगे, h = 10। समझ में आ गया? तो अब सबकी वैल्यू पुट कर दी, अब सॉल्व करो। तो 20 1/4 × 10 2.5 आ गया, तो 22.5, तो मीडियन इज इक्वल टू 22.5, एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई हमारी। तो समझ में आया मीडियन कैसे निकाला हमने, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में, सब में समझ में आ गया। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन अब नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सम अदर पोजीशनड वैल्यूज, सम अदर पोजीशनड वैल्यूज। अब कौन कौन सी पोजीशन वैल्यूज है, तो क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। सो राइट डाउन क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। अब ध्यान दो बच्चे, आपने मीडियन पढ़ा था, मीडियन जो है वो एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। क्वार्टाइल्स क्या करेंगे, एग्जैक्टली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर किसी चीज को 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में कट करना है, तो पहले आप बीच में कट मारोगे, फिर बीच में कट मार दिया, उसके बाद से जो 2 आए हैं उन दोनों को भी हाफ हाफ करोगे, तो एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो 4 पार्ट्स में कट करने के लिए आपको 3 पोजीशन की जरूरत पड़ी, दिस इज कॉल्ड Q1, Q2 एंड Q3। बाद में लोगों ने कहा कि Q2 क्यों कर रहे हैं, मीडियन तो है ही, तो इसको मीडियन ही रहने दो, फिर इतना नाम के साथ कंफ्यूजन क्यों करें। इसलिए हमें सिर्फ 2 क्वार्टाइल्स पढ़ने हैं, Q1 और Q3। Q1 तक बच्चे 25% और Q3 तक 75%, और ये है आपके इसमें मीडियन से जितना भी पढ़ा रहे हैं ना, ये सब है आपके डिवोर में, तो मीडियन वाले टॉपिक पे आप लगा लें। ऐसा नहीं है कि ये बेसिक्स है तो बिल्कुल इग्नोर करके चलना है, ये है आपके डिवोर में, आप पढ़ोगे तो क्वार्टाइल्स वगैरह सब निकाला हुआ है, समझाया हुआ है। तो ध्यान से देखो, तो 2 तरीके के, इसको हम लोग कहते हैं लोअर क्वार्टाइल और इसको कहते हैं अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल कितना डेटा कवर करेगा, 75% डेटा कवर करेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। लोअर क्वार्टाइल 25% डेटा करेगा स्टार्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वार्टाइल समझ में आ गया। अब डेसाइल्स की बारी आ रही है बच्चे। अब आप समझ ही चुके हो कि D1 मतलब 10%, D2 मतलब 2n/10 यानी कि 20%। आप इस तरीके से भी कह सकते हो, इसको n/10 नाम दे सकते हो, इसको n/20 नाम दे सकते हो, लाइक दिस वे। तो D9 तक जाएंगे और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, D10। उसी तरीके से परसेंटाइल में P1, P2, P3 से लेकर के P99 और P100 होगा लास्ट वाला वैल्यू। तो अब आप समझ चुके हो। अब आपको अपने नोटबुक में 1/3 जो है, नोटबुक को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट इज 1/3 और बाकी 2/3 छोड़ देना है। यहाँ पर आपको लिखना है इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, और यहाँ पर लिखना है कॉन्टिन्यूअस। हमने बच्चे मीडियन के लिए पढ़ा है, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th टर्म। मैंने क्या कहा था कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में लगभग सेम लगेगा,
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पोजीशन वैल्यूज़ के लिए n+1/2th टर्म मीडियन के लिए हो गया, क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कॉन्टिन्यूस में आपको याद होगा मीडियन क्लास पहले निकालते हैं, वो आता है n/2th क्लास। फिर मीडियन वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं L+n/2 - CF/F × H। फॉर्मूला तो याद ही है ना? हाँ जी। तो चलो फिर मीडियन का तो समझ में आ गया। जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो जहां जहां 2 लगा हुआ है, ध्यान से देखना, वही वही चेंजेस आएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, वर्किंग वगैरह सेम रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा फॉर्मूला में। तो अब आप बताओ कि क्वार्टाइल के लिए क्या हो जाएगा? n+1/4th टर्म, क्योंकि क्वार्टाइल के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। फिर क्वार्टाइल क्लास जब ढूंढोगे तो n/4th क्लास। अब आपको याद है या भूल गए हो? मैंने कहा था, क्या कहा था, कि इसमें कोई +1 करने की जरूरत नहीं होती। किसमें? कॉन्टिन्यूस में। मीडियन के लिए भी n/2 था, क्वार्टाइल के लिए भी n/4 ही रहेगा, नो नीड टू डू +1। और फिर Q1 की वैल्यू हो जाएगी L+n/4 - CF/F × H। Q1 का हो गया। अब जरा Q3 का देखो, 2 ही तो होते हैं। Q3 क्या होगा? पोजीशन वाइज 3 टाइम्स होगा किसका? Q1 का। तो 3 टाइम्स हो जाएगा n+1/4th टर्म, मतलब 3 × n+1/4th टर्म देखेंगे हम लोग। ये नहीं कि n+1/4th टर्म में ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो पोजीशन निकलेगा, वैल्यू तो कुछ और आएगा ना। तो उस पे जो टर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे Q3। अभी घबराओ नहीं, अभी क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। Q3 क्लास जब देखोगे तो n/4, तो 3n/4th क्लास। और जब क्लास मिल जाएगा तो Q3 = L+3n/4 - CF/F × H। L is what? लोअर वैल्यू ऑफ द Q3 क्लास। 3n/4 तो आपको पता ही है। CF जो क्वार्टाइल है, क्लास है, उसके पहले वाले क्लास की CF वैल्यू, F उसी क्वार्टाइल क्लास की वैल्यू और H उसी क्वार्टाइल क्लास का गैप। क्वार्टाइल के बाद बच्चे बारी आती है डेसाइल्स की। तो डेसाइल्स = n+1/, क्या करेंगे जल्दी बताओ? मीडियन के लिए 2 किया था, क्वार्टाइल के लिए 4 किया था, डेसाइल के लिए क्या करेंगे? 10 टर्म। तो अब जब D1 क्लास जब हम लोग ढूंढेंगे तो n/10th क्लास, और फिर D1 है L+n/10 - CF/F × H। बहुत इजी। अब D2, D3, D4 इसी तरीके से बनेगा। कोई भी एक और ले लो, मान लो D7 ले लेते हैं, तो 7 × n+1/10th टर्म। तो D7 क्लास आ जाएगा 7n/10th क्लास। उसके बाद से D7 की वैल्यू आ जाएगी L+7n/10 - CF/F × H। मैंने अभी सिर्फ फॉर एग्जांपल D7 निकाला, आप चाहो तो D6, D5, D9 किसी का भी निकाल सकते हो। अब डायरेक्टली परसेंटाइल का लिख दें, कौन से परसेंटाइल का लिखें बताओ? मेरा मन कर रहा है 78 परसेंटाइल के लिखने का। तो सीधा हो जाएगा 78 n+1/100, और फिर जो पोजीशन आएगा उस पे देखेंगे टर्म P78th क्लास जब निकालेंगे तो 78/100th क्लास, और इधर हो जाएगा P78 वैल्यू = L+, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं था, L+78n/100 - CF/F × H।
तो फॉर्मूला तो लगभग लगभग समझ में आ गया लॉजिकली। अब आपको किसी भी चीज़ का पूछा जाएगा फॉर्मूला लिख दोगे। बस ध्यान ये देना कि क्वेश्चन इंडिविजुअल डिस्क्रीट का है या फिर कॉन्टिन्यूअस का है, किसका है ये आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे। क्लियर बच्चे? अब करें एक क्वेश्चन इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूअस का, तीनों में ये सब चीज़ें निकालना हम लोग सीखते हैं। सो राइट डाउन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हर क्वेश्चन में हम लोग मीडियन Q1 Q3 और D6 और P कोई ले लो, P78 या कुछ भी, P89 कुछ भी ले सकते हो, P27 कोई भी एक P निकाल लेंगे। तो इंडिविजुअल में सपोज करो क्वेश्चन में हमारा x दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं 2 3 7 12 15 30 31 45। ठीक है, अब देखो कि n कितना है, 3 3 6 2 8, n इज इक्वल टू 8 है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, सीधा जब इंडिविजुअल में देखो तो मीडियन तो हमें पता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आ, 12 4th टर्म प्लस 5th टर्म और बाई 2। तो 4th टर्म इज हाउ मच, 12, 5th टर्म इज 15 बाई 2, तो 27/2 दैट इज 13.5। और अगर उस फॉर्मूले से बढ़ते हैं मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th फॉर्मूला, जो अभी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर, उससे भी यही रिजल्ट आता। जरा एक बार कर लें, n हो गया 8, 8 प्लस 1/2th, जो कि हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 9/2th इज 4.5th टर्म। 4.5th का मतलब है 4th प्लस 5th बाई 2, बात तो बराबर ही आ रहा है ना, फिर से वही 13.5 आ गया। मीडियन तो निकालिए आप, क्वार्टाइल का देखो, Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4th टर्म, n इज 8, 8 प्लस 1/4th टर्म 9/4, 2.25th टर्म। अब इसमें दिक्कत आती है बच्चे कि ये 0.25 का क्या हिसाब किताब करेंगे। तो इंडिविजुअल में ये खास बात का हमें ध्यान रखना होता है, इंडिविजुअल में ये खास चीज़ होती है जिसको कि हमें थोड़ा सा करना है। 2.25th टर्म, तो देखो 2.25th टर्म का एक फॉर्मूला बता रहे हैं। सेकेंड टर्म जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट इज 2 और डेसिमल पार्ट इज 0.25, तो इंटीग्रल पार्ट इज सेकेंड टर्म प्लस 0.25 इंटू, सेकेंड के बाद क्या होता है, थर्ड होता है, तो थर्ड माइनस सेकेंड, मतलब इंटीग्रल टर्म प्लस फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल वाला पार्ट है इंटू नेक्स्ट माइनस वही इंटीग्रल टर्म। ये हर जगह लगेगा, डेसाइल्स परसेंटाइल से सब जगह। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है ना, पॉइंट वाला जो पोजीशन है वो भी आप ढूंढ लोगे। तो सेकेंड टर्म कितना आ गया बताओ, सेकेंड टर्म इज 3, नेक्स्ट टर्म इज 7, तो 3 प्लस 0.25, 7 माइनस 3, तो दिस इज 3 प्लस 4, तो ये आ गया 4। तो बच्चे हम लोग ये कर रहे थे, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन इनटू नेक्स्ट इंटीग्रल माइनस जो सेम इंटीग्रल पोजीशन था वही। ये क्वार्टाइल में लगा, ऐसा नहीं कि डेसाइल में नहीं लगेगा, डेसाइल में भी लग जाएगा। अब जैसे डी कौन सा निकालना चाहते हो, D8 निकालना चाहते हो, तो 8 इंटू n प्लस 1/10 कर देंगे हम लोग। तो 8 क्या हो जाएगा, D8 में हो जाएगा 8 इंटू n प्लस 1/10, n कितना है यहाँ पर, 8 है, 8 प्लस 1/10, पूरे को सॉल्व करेंगे वो वाला पोजीशन, 9/10, 9 8 जा 72, तो 7.28th टर्म। तो ये हो जाएगा 7th टर्म प्लस 0.2 इंटू 8th माइनस 7th। तो 7th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th इज 31 एंड 8th इज 45।
तो ये हो गया 31, और यहाँ लिख लेते हैं नहीं तो भूल जाएंगे, 45 माइनस 31। तो 31 प्लस 0.2 इंटू 45 माइनस 31, समझ में आ गया। तो ये हो गया 31 प्लस, अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, 0.2 इंटू 45 माइनस 31 इज इक्वल टू 2.8। तो 31 प्लस 2.8 जो कि हो गया 33.8। ठीक है, तो ये निकालिए, आप कोई निकाल लो, P73 निकाल लो। तो 73 n प्लस 1 बाई 100th टर्म, तो 73 बाई 100, n प्लस 1, n इज 8, 8 प्लस 1 9 हो गया। तो 9 इंटू 73, कैलकुलेटर पे कर लो, 9 इंटू 73 डिवाइडेड विथ 100, 6.57। अब तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे ये वाला पोजीशन ढूंढना है। इज इक्वल टू 6th टर्म प्लस 0.57 इंटू 7th टर्म माइनस 6th टर्म। तो 6th टर्म इज व्हाट, 6th और 7th, 6 is 30 and 7th is 31। तो 30 प्लस 0.57, 31 माइनस 30, तो दिस इज 30 प्लस 0.57 ही रह गया क्योंकि उधर 1 है, तो 30.57 आ गया। तो इंडिविजुअल में आ गई बात समझ में कि किस तरीके से निकालना है। इंडिविजुअल में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सब में तो इतना नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन आ जाता है। तो इंडिविजुअल के बाद बच्चे चलते हैं, इस तरीके से आप कोई भी पोजीशन वैल्यूज निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल के बाद से आ जाता है डिस्क्रीट। क्या आ जाता है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में सपोज करो x और f है हमारे पास, x इज 2 3 4 7 3 2 1 4। तो यहाँ CF तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले, उसकी तो जरूरत होती है। 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 10, और n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 10। जो CF की लास्ट वैल्यू होती है वही n होती है, वही समेशन f भी होती है। तो मीडियन तो आपको पता है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n कितना है, 10 है, 10 प्लस 1 बाई 2th यानी कि 5.5, 5.5 यानी कि 5th और 6th का हाफ। तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 प्लस 0.5 इंटू 6th माइनस 5th। तो 5th टर्म इज व्हाट, 5th टर्म इज 3, 6th टर्म इज 4। तो 3 प्लस 0.5, 4 माइनस 3, तो 3.5, 3.5 आ गया मीडियन। अब क्वार्टाइल निकालेंगे बच्चे। क्वार्टाइल निकालेंगे तो क्वार्टाइल हो जाएगा n प्लस 1 बाई 4th टर्म, तो 10 प्लस 1 बाई 4th टर्म, 11 बाई 4 कितना हो गया, 11 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2.75 टर्म। ये आ गया सेकेंड टर्म, प्लस 0.75 इंटू 3rd माइनस 2nd। तो सेकेंड टर्म इज व्हाट, सेकेंड और थर्ड जो भी बोलो वो वही है। सेकेंड और थर्ड जब दोनों सेम है तो फिर फ्रैक्शन निकालने का मतलब क्या बनता है, सेकेंड ही आ जाएगा ना, क्योंकि 3rd माइनस 2nd 0 आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म इज 2। आप ऐसे समझ लो, माइनस ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो 3rd टर्म इज 3, सेकेंड टर्म इज 3, तो आने क्या 2। इसी तरीके से आप डिसाइल्स निकालना चाहते हो, D3 निकालना चाहते हो तो 3 थोड़ा अलग निकाल लेते हैं, D9 निकाल लेते हैं। D9 इज इक्वल टू 9 इंटू n प्लस 1 बाई 10, 9 इंटू n प्लस 1 बाई 10th टर्म। तो 9 बाई 10 और n प्लस 1 कितना आ गया, 11। तो 99 बाई 9 यानी 9.9th टर्म। तो 9 भी वही है, 10th भी वही है, इसलिए 7 ही आ जाएगा आंसर। उसके बाद से P26, तो 26 n प्लस 1 यानी कि 9 बाई 100। तो 26 इंटू 9 बाई 100th टर्म ढूंढो ना, 26 इंटू 9 तो, और 2.34th टर्म। तो 2 और 3 दोनों सेम है तो फिर वही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। समझ में आ गया।
जब दोनों पोजीशन सेम होते हैं, इंटीग्रल और नेक्स्ट इंटीग्रल, तो फिर वही ये वाला चीज़ जो है ना, ये चीज़ सॉल्व होकर के ज़ीरो हो जाना है, ज़ीरो हो जाना है। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो सीधा वही टर्म लिख दो जो सेकंड और थर्ड है, वही आ जाएगा आंसर। तो ये था हमारा डिस्क्रीट में। उसके बाद से आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस, तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मोड करेंगे, मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशनशिप करेंगे, ठीक है। तो इतना हो जाएगा मीन मीडियन मोड का। उसके बाद से फिर डिस्पर्शन भी स्टार्ट कर देंगे अगर टाइम बच गया तो पहले देखो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में मान लो 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है। F is 2 4 3 1। CF तो निकालना पड़ेगा बच्चे, 2 4 2 6 3 9 1 10। तो यहाँ पे हर चीज़ क्लास से पहचाना जाता है। तो मीडियन क्लास जब आप निकालोगे n/2th क्लास करोगे, यानी 10/2th क्लास, यानी कि 5th क्लास। और देखो तो 5th क्लास इसी में आएगा ना, 10 to 20 में आएगा, तो 10 to 20 क्लास। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो L is what, 10, n/2 is how much, 5, CF एक पहले वाली लेंगे 2, तो ये आ जाएगा L is 10 प्लस n/2, n/2 is how much, 5, माइनस CF एक पहली वाली लेंगे 2, अपॉन में F यानी कि 4, इंटू H यानी कि इंटू 10। ये आ गया 10 प्लस 30/4, कितना आ गया, 5 - 2 3 था, तो 30/4 7.5, तो ये आ गया 17.5। मीडियन के बाद बच्चे हम लोग क्वार्टाइल निकालते हैं, Q1। Q1 निकालेंगे तो पहले Q1 क्लास चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा पहले, Q1 क्लास। Q1 क्लास इज n/4th क्लास, तो n/4th क्लास यानी कि 10/4th क्लास, यानी 2.5th क्लास। और देखो तो जरा 2.5th क्लास कौन से क्लास में लाई कर रहा है, 2 से आगे बढ़ गया, 2.5th डेटा इस वाले क्लास में लाई कर रहा है। जस्ट बड़ा CF देखते हैं, तो 10 to 20 आ गया। तो Q1 विल बी इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L is 10, n/4 is 2.5, माइनस CF उसके जस्ट पहले का CF डेट इज 2, अपॉन F उस क्लास का क्या है, 4 है, इंटू H इज 10। तो ये आ गया 10 प्लस 0.5, तो 5/4, 5/4 इज 1.25, तो 11.25। इसी तरीके से आप Q3 भी निकाल लोगे, और इस बार निकाल लेना D8 और निकाल लेना P54। अलग अलग निकालते रहना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये सब आपको देने होमवर्क में, निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। नहीं निकलेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और निकाल लिया तो भी डिस्कस करेंगे, आंसर मैच करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको होमवर्क में दिया है मैंने। होमवर्क में इसलिए ताकि आप होमवर्क के बहाने कम से कम इस वीडियो को फिर से देखोगे, दोबारा कंप्लीट करोगे और इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करोगे। सारा कुछ अगर हम करा देते तो बच्चे कुछ करते ही नहीं है। तो अगर एक भी क्वेश्चन करने की बारी आती है ना, तो बच्चों को पूरा क्लास फिर ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो इन तीनों को करके बच्चे आप आओगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे बेसिक्स में। पहले होमवर्क का ये 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से मोड करेंगे, ठीक है। तो एवरेजेस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में हमारा, और डिस्पर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।